नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प, 3 भारतीय जवान शहीद। भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश में तीखी प्रतिक्रिया। भारत और चीन के आमने सामने होने की क्या है वजह? प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चीन के प्रति क्यों बदला रुख? पेट्रोल के दामों पर सोनिया का मोदी को पत्र, मुनाफा वसूलना छोड़ें। और आइए अब आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, आप इससे वाकिफ़ ही हैं कि लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार की रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। इनमें एक कर्नल रैंक का ऑफिसर है और 2 जवान हैं। झड़प के दौरान पत्थरों, धातु के टुकड़ों का इस्तेमाल दोनों ओर से किया गया, लेकिन गोलीबारी नहीं हुई। भारतीय सेना ने कहा है कि दोनों ओर के सैन्य अधिकारी हालात को सामान्य करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे और कोई परेशानी न बढ़ाए। इसके साथ ही चीन ने भारत पर सीमा पार करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि पिछली बातचीत के बाद तनाव को घटाने की कार्रवाई चल रही थी, इसी बीच ये टकराव हो गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने मिलकर आज हालात पर बातचीत की। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी प्रमुख, एयरफोर्स और नेवी के प्रमुख भी मौजूद थे। तो जाहिर है कि हालात बहुत नाजुक हैं सीमा पर, और ये 45 साल बाद ये नौबत आई है कि जब भारत चीन सीमा पर इस तरह की कोई हिंसक झड़प हुई है जिसमें लोग मारे गए हैं। 1975 में जो झड़प हुई थी उसमें 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, और अब ये मौका आया है। तो 45 वर्षों के बाद अगर ये नौबत बनी है तो ये अपने आप में बयान करती है कि सीमा में कितना तनाव है और स्थिति कितनी नाजुक है। भारत सरकार इसको छिपाती रही है, उसने कभी स्वीकार नहीं किया कि स्थितियां क्या हैं, देश के साथ साझा नहीं किया, विपक्षी दलों के साथ साझा नहीं किया। और अभी भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से चीन ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है, कि भारत को चेताया है कि यूनिलेटरली कार्रवाई ना करे, एक तरफा कार्रवाई ना करे, संयम बरते वगैरह वगैरह पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। भारत सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। इस तरह की चीज़ें भी अब देखिए कि भारत का जो पहला बयान आया था उसमें चीनी सेना को कोई नुकसान हुआ था, इसका कोई जिक्र भी नहीं था, लेकिन बाद में इसको उसने अमेंड किया और उसमें ये डाला कि चीनी सेना को भी नुकसान हुआ है। अभी तक स्पष्ट तौर पर पता नहीं चला कि चीनी सेना को कितना नुकसान हुआ है, वहाँ कितनी कैजुअल्टी हुई हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ये जो मारपीट इस स्तर की हुई जिसमें खून खराबा हो गया, जानें चली गई, उसमें चीनी सेना को भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। इसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का अखबार ही माना जाता है, उसके एडिटर ने भी ये स्वीकार किया है कि हाँ, चीनी सेना को भी नुकसान हुआ है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी सत्य हिंदी आप तक वो जानकारी पहुंचाएगा। अब देखिए कि चीन ने गलवान घाटी और पैंगोंग झील के आसपास 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, और अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि स्थिति क्या है। जाहिर है कि भारत सरकार बहुत ही डिफेंसिव है, उसे पता है कि ये कब्ज़ा हो गया है और उसको वो स्वीकार नहीं कर पा रही है देश के सामने, क्योंकि जाहिर है कि वो बड़ी बड़ी डींगें हाँकती थी और अब वो फंस गई है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, वो तो सामने आएगी। और ये जो प्रोसेस चल रही थी, दोनों के बीच वार्ताएं हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की बातचीत हुई थी, उसके बाद डी-एस्केलेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी कि कैसे तनाव घटाया जाए दोनों की तरफ से, और इसी बीच ये टकराव हो गया। इसका मतलब है कि भारत की तरफ से ठीक ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, और इसमें ये
टकराव हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत के अधिकारी बातचीत करने गए थे सीमा के उस तरफ और उसी दौरान ये झड़प हुई और उसमें ये हिंसा हो गई। बहरहाल जो भी कारण है, ये बहुत दुखद प्रकरण है और भारत के लिए तो बहुत ही कहना चाहिए कि उकसाने वाली स्थिति है कि चीन की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और ये अफसोस की बात है कि भारत सरकार बहुत ही अनाक्रामक ढंग से काम कर रही है। वो कहती ज़रूर है कि हमने भी वहाँ सीमा पर अपनी सैनिक उपस्थिति को बढ़ा दिया है, लेकिन लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं ज़मीन पर कब्ज़े से लेकर और अब इस तरह के टकराव तक, उसमें स्पष्ट तौर पे लग रहा है कि चीनी पक्ष ज़्यादा हावी है, चीनी पक्ष ज़्यादा आक्रामकता के साथ काम कर रहा है। और अब देखते हैं कि इस पूरे मसले पर जो विपक्षी दल के तमाम नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, उन्होंने इसको किस तरह से लिया है। भारत चीन सीमा पर 3 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद देश में तीखी प्रतिक्रिया है। सोशल मीडिया पर नेताओं और लोगों ने शहीदों को नमन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सफाई भी मांगी है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को अस्वीकार्य बताया है। उसने ये भी कहा है कि वो इस बात पर अडिग है कि देश की सुरक्षा के सवाल पर सभी दल एक साथ खड़े हों। कांग्रेस ने मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में सरकार की ओर से गोपनीयता या चुप्पी पूरी तरह से अस्वीकार है, ये स्वीकार नहीं की जा सकती है। पीएम तुरंत देश को भरोसे में लें और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सरकार से कहा कि वो सख्त से सख्त कदम उठाएं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को भारत चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है इसकी सफाई देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, यदि डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान चीनी भारतीय सेना के एक कर्नल और 2 जवानों को मार डालें तो कल्पना करनी चाहिए कि स्थिति कितनी विकट हो गई है, कितनी बढ़ गई है। ये तब होता है जब मीडिया सरकारी लाइन का प्रचार करता है और सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी बताता है। इसके अलावा पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने लिखा, लगता है कि चीन ने आक्रामक घर में घुस के मारेंगे कि कार्रवाई वाले दृष्टिकोण को हाईजैक कर लिया है। देश ये जानने का हकदार है कि 3 भारतीय सेना के जवानों की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की बात क्यों नहीं की जा रही है। तो महबूबा मुफ्ती याद दिला रही हैं जब अपोजिशन में थे बीजेपी के नेता, तब वो किस तरह से प्रतिशोध लेने की बात कर रहे थे और अभी खामोश हैं। तो जाहिर है कि चीन से सीमा विवाद के सवाल पर तमाम विपक्षी दल इस मामले में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार के रवैये से वो असंतुष्ट भी हैं क्योंकि सरकार उनके साथ जानकारियां साझा नहीं कर रही है, उन्हें इस मसले पर विश्वास में नहीं ले रही है, देश को भी अंधेरे में रख रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो विपक्षी दलों को साल रही हैं, खटक रही हैं। वो चाह रही है कि सरकार उनको भी साथ ले और मिलजुल कर एक साझा नीति बनाई जाए जिससे चीन का मुकाबला किया जाए। लेकिन चूँकि मोदी सरकार का रुख और रवैया ये रहा है कि एकला चलो, और एकला में भी वो मंत्रिमंडल को भी शामिल नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में, केवल अकेले या अमित शाह या एक रक्षा मंत्री शामिल हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पीएमओ ही पूरी चीज़ों को हैंडल करता है। तो ये एकला चलो वाली जो नीति है चीन के ख़िलाफ़, ये भारी पड़ रही है और विपक्षी दल इससे खासे नाराज़ हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक करें और जो भी आपकी इच्छा हो वो भुगतान करें। दूसरी गुजारिश ये है कि खबरों पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना ना भूलें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कि आखिर टकराव की वजह क्या है। भारत और चीन बेहद लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों ही पक्ष सीमा के कई क्षेत्रों में अपना अपना दावा करते हैं। करीब 2 दर्जन ऐसे पॉइंट हैं जहां पर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद होता रहा है, कभी यहाँ पर तो कभी वहाँ पर। डोकलाम विवाद की आपको याद होगी कि अभी 2 साल पहले ही किस तरह से चीन से हमारी ठन गई थी। ताज़ा विवाद
गलवान घाटी को लेकर शुरू हुआ। भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए, ये पहले की बात। इसके बाद भारत ने भी वहाँ फौज की तैनाती बढ़ा दी। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह टकराव भी हुए। बता दें कि गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चिन से जुड़ी हुई है, जो लद्दाख और अक्साई चिन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चिन को भारत से अलग करती है। अक्साई चिन पर भारत और चीन दोनों दावा करते हैं। दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील और गलवान घाटी के इलाके में भी सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, जो विवाद का कारण है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। तो एक तो सीमा को लेकर जो दोनों देशों के बीच मतभेद हैं, विवाद हैं, पुराने हैं, वो चले आ रहे हैं, उन पर बातचीत चल रही है। तो उन पर जैसे ही मौसम बदलता है तो कोई इधर आ जाता है, कोई दूसरी तरफ जाकर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो दोनों देशों के बीच इसको लेकर एक तरह की कशमकश टसल चलती रहती है। लेकिन इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं जो उभर कर सामने आए कि ये विवाद अचानक क्यों खड़ा हुआ। तो कहा जाता है कि एक तो भारत का अमेरिकी परस्त होता जाना है। भारत अमेरिका की तरफ इतना झुक गया है कि अमेरिका के मोहरे की तरह काम करने की उसको आशंका हो रही है। चीन को एक धुरी बन रही है। चीन के खिलाफ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इसको लेकर उसकी अपनी आशंकाएं हैं। दूसरा, धारा 370 हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर भी ये खबरें हैं कि चीन नाराज़ है। और दूसरे जो भारत के रवैये हैं उसको लेकर भी चीन की नाराज़गी है। ये उसका पक्ष है। चीन ने इनके आधार पर, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो अब उसको अलग थलग किया जा रहा है और सारा जो पश्चिमी दुनिया है उसके खिलाफ है, तो उसने ध्यान बटाने के लिए भी इस विवाद को खड़ा करना चाहे। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं। केवल सीमा पे जो झगड़ा चला आ रहा है सीमा के को लेकर वही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इससे जुड़ी हुई है। तो ये है विवाद के मुख्य कारण। और आइए अब थोड़ा सा और इसी से जुड़ी एक और खबर लेते हैं कि जब ये बीजेपी के नेता सत्ता में नहीं आए थे तब उनका क्या रुख था और अब किस तरह से उनका रुख बदला है। भारत चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत से ही चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक उन्होंने इस विवाद पर एक भी शब्द नहीं कहा है। ये हैरत की बात है कि इतना बड़ा विवाद चल रहा है, 60 किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद है। जो हमेशा 56 इंच की छाती के बारे में बात करते रहे हैं, चीन को सबक सिखाने की बात करते रहे हैं, अभी वो चुप हैं। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसके बारे में बात करने से बचते रहे हैं। लेकिन ये बदलाव अचानक से आया है, क्योंकि पहले पीएम मोदी का रुख चीन के प्रति बहुत ही अलग था, तीखा था, विरोधी था। वो चीन को लाल आंखें करके समझाने की बात करते थे। आप उनके पुराने वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, आपको वो सारे बयान मिल जाएंगे। जब 2014 के चुनाव और उसके पहले के उनके बयान हैं जिनमें वो चीन को सबक सिखाने की बात करते हैं, आँख से आँख मिलाकर बात करने की बात करते हैं और लाल आंखें करके देखने की बात करते हैं। वो कहते थे कि वो चीन के सामने भारत के हितों को आँख से आँख मिलाकर डंके की चोट पर रखते हैं। ये उन्होंने डोकलाम विवाद के पहले तक ये बातें कही थी, उसके बाद फिर वो बदलने लगे थे। इसके अलावा वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूपीए काल में कहा था कि विदेश मंत्री कहते हैं कि दोनों देशों की सेनाएं वापस लौट गई हैं, बातचीत हो गई है। क्या बात हुई है विदेश मंत्री बताएं, देश जानना चाहता है। और चीन की सेना आई थी, वो वापस चली गई, वो तो समझ में आता है। भारत की सेना पीछे क्यों आई। वहीं अमित शाह ने काफ़ी तेज़ तर्रार हमला कर रहे थे उस समय। अमित शाह ने कहा था कि चीन की सेना भारत के इलाके में आती है, पिकनिक करके चली जाती है और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। तो ये तीन इस सरकार के बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और
गृह मंत्री, ये तीनों नेता अपने बड़बोले बयानों को याद करें, वो क्या कहते थे और अब सत्ता में हैं तो उनकी भाषा कैसी बदली हुई है। उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार चीन और भारत की सीमा पर स्थिति क्या है, वहाँ पर क्या चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है तो कितनी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और सरकार उसको छुड़वाने के लिए क्या कर रही है। क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, क्या भारतीय सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए वो एक के बदले 10 सैनिकों की हत्या करने के लिए जाएगी चीनी सीमा के अंदर, क्या करेगी वो कहाँ गई 56 इंच की छाती और कहाँ गए वो बड़बोले बयान। अब जब उनके पास कुछ करने का मौका है तो वो कर क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सवाल हर देशवासी के जहन में उठ रहा होगा कि जब आप विरोध में थे, जब विपक्ष में थे, तब आपकी भाषा अलग थी, तब आपको हमला करना था यूपीए सरकार पर तो बहुत ही तीखे ढंग से आप बात करते थे और अब आपकी ज़ुबान पर ताला लग गया है, आपके होंठ सिल गए हैं। तो क्या आप चीन से डर गए हैं या आपकी सारी बहादुरी केवल पाकिस्तान के बरक्स ही निकल कर आती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही आप भुजाएं फड़काने लगते हैं, आप बाहें चढ़ाने लगते हैं, उसको धमकाने लगते हैं। चीन के सामने आपकी क्या घिघी बन गई है? ऐसा क्यों है आखिरकार? देश इस तरह से डर कर नहीं रहना चाहता। ये भारत देश है, बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है और उसके अपने स्वाभिमान है, स्वाभिमान के साथ वो खड़ा रहना चाहता है और भारत सरकार उस स्वाभिमान को समझ नहीं पा रही है, उसकी रक्षा नहीं कर पा रही है। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना संकट के बीच भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में इजाफा हुआ। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 47 पैसे महंगा होकर 76 रुपये 73 पैसे हो गया, प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल में प्रति लीटर 57 पैसे की बढ़त हुई है। अब दिल्ली में डीजल 75 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। बीते 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि इसी दौरान डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपये 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतों में इस लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के संकट में जब लोगों की हालत ख़राब हो है तो सरकार उन लोगों से मुनाफा कमाने में लगी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, पिछले एक हफ्ते में लगातार तेल की कीमतें बढ़ाए जाने के पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूनतम स्तर पर हैं, तब भी सरकार दाम पर दाम बढ़ाए जा रही है। क्या उसे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने का शौक चल रहा है? क्या उसको लगता है कि भारतीय जनता का खून चूसकर वो अपना खजाना भरती रहेगी? यही मोदी हैं जो यूपीए के सरकार के दौरान कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये लीटर होनी चाहिए और उस समय ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी। आज वो 30 रुपये 32 रुपये 35 रुपये प्रति बैरल है और तब भी उसका लाभ कंज्यूमर को, हम सबको नहीं दिया जा रहा है। तो ये अजीब सा रुख है इस सरकार का कि पिछले 6 सालों में इसने कभी भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को घटाया नहीं है, हमेशा बढ़ाती चली गई है और पिछली सरकार के मुकाबले, यूपीए की सरकार के मुकाबले उसने टैक्स भी बढ़ा दिए हैं। तो ये बड़ा दुखद है और ये आप ये समझ लीजिए कि इन पदार्थों के, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि ढुलाई और आना जाना सबके जो मध्यम दर्जे पूरे इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ये एक तरह से ये अत्याचार है, शोषण है इस सरकार का, आम जनता का, और इसे रोका जाना चाहिए। और सोनिया गांधी की ये जो टिप्पणी है कि ये सरकार मुनाफाखोरी कर रही है, ये बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है। और आइए अब जाते जाते कोरोना के मामले में जो लेटेस्ट जानकारी है, ताज़ा तरीन जानकारी है, वो आपसे शेयर कर लें। भारत में पिछले 24 घंटों में 10,667 नए मामले आए हैं। भारत में कुल संक्रमित
43,000 हो गए हैं, जबकि कुल मौतें 9,900 तक पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र में कुल मौतों की संख्या 4,128 और तमिलनाडु में 479 हो गई है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 80,50,000 से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। उम्मीद है कि आज का आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जिन्होंने सत्य हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।